Hello students, welcome to our current affair class. In today's session, we will discuss some important current affairs of 11 September 2024. तो आज हम 11 सितंबर 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इन टूडेज लेक्चर, आज के लेक्चर में फर्स्ट वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज। हम सबसे पहले कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कोई अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अगर रिसेंटली कोई अपॉइंटमेंट हुआ है, कोई एमओयू साइन किया है, या किसी कंट्री की कोई करेंसी चेंज हुई है, या प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड न्यूज। देन वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय समाचार, जिसमें हम यूनियन कैबिनेट के थ्रू स्टार्ट की गई कोई स्कीम्स डिस्कस करेंगे, या सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी अगर प्रोजेक्ट आ रहा है तो उससे रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट स्टेट न्यूज, कुछ राज्य समाचार देखेंगे। स्टेट गवर्नमेंट की कोई अगर न्यूज बनती है कोई अपॉइंटमेंट से रिलेटेड या किसी स्कीम से रिलेटेड। सम इंपॉर्टेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज, बैंक और वित्तीय समाचार, रक्षा समाचार। देन सम इंपॉर्टेंट न्यूज रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कोई भी अगर न्यूज बन रही है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम कवर करेंगे। स्पोर्ट्स इवेंट्स हम देखेंगे आज के सेशन में। देन सम इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट रिसेंटली अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हुआ है, एंड इस्तीफे से रिलेटेड समाचार, रैंक एंड रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट सब्मिट एंड कॉन्फ्रेंसेस, ऑब्चुरीज, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट समरी ऑफ टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर की पूरी समरी हमने क्या क्या किस तरह से डिस्कस किया है या कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज हमने आज डिस्कस की है। क्लियर? तो ये आज के सेशन में हमारा टॉपिक होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं। The images used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and owner of these image. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। So our first international news is related to International Solar Alliance, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में प्रीवियसली 100 मेंबर्स कंट्रीज थी। अभी नेपाल ने भी आईएसए को ज्वाइन कर लिया है और नेपाल बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य या 101st मेंबर ऑफ आईएएस। विदेशी मंत्रालय ने घोषणा की कि नेपाल ने 9 सितंबर को नई दिल्ली में आईएसए को अपना अनुसमर्थन पत्र सौंपा है। आईएसए एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है जो वर्ल्ड वाइड सौर ऊर्जा को अपनाने उसे बढ़ाने के लिए काम करता है। बेसिकली मेजर पर्पस आईएसए का है कार्बन न्यूट्रल फ्यूचर, कि कम से कम कार्बन का इस्तेमाल करके हम एनर्जी जनरेट कर सकें। क्लियर? तो इसका लक्ष्य एक कार्बन तटस्थ भविष्य प्राप्त करना है। Next is also international news. ADNOC, it is Abu Dhabi National Oil Company and ExxonMobil join force to develop world largest low carbon hydrogen city. सो अभी दो ऑर्गेनाइजेशन है, फर्स्ट इज आबू धाबी नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन एंड सेकंड ऑर्गेनाइजेशन है एक्सॉन मोबाइल। इन दोनों ने अभी जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया है, बेसिकली एक एमओयू साइन किया जिसके थ्रू ये टेक्सास में वर्ल्ड का सबसे बड़ा लो कार्बन हाइड्रोजन फैसिलिटी को एस्टेब्लिश करेंगे। तो वे दुनिया की सबसे बड़ी निम्न कार्बन हाइड्रोजन सुविधा विकसित करने का लक्ष्य रखते हैं और ये कहां पर एस्टेब्लिश किया जाएगा? बेटाउन टेक्सास में। यह परियोजना सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत ऊर्जा उत्पादन और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। क्लियर? तो एडनोक एंड एक्सोमोबाइल ने विश्व के सबसे बड़ी निम्न कार्बन हाइड्रोजन संयुक्त को विकसित करने के लिए एक साथ हाथ मिलाया है। नेक्स्ट इज इंडिया एंड यूएई स्ट्रेंथ टाई विद 5 लैंडमार्क एग्रीमेंट। तो रिसेंटली इंडिया और यूनाइटेड अरब अमीरात ने क्या किया है? एक समझौता साइन किया है जिसके ऊपर वो 5 महत्वपूर्ण बेसिकली एग्रीमेंट के ऊपर काम करेंगे। ये एग्रीमेंट जनरली रिलेट करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड होगा, फोसिल फ्यूल से रिलेटेड होगा और फूड सिक्योरिटी मतलब खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड होगा। तो उच्च स्तरीय बैठक के दौरान नई दिल्ली में समझौते पर औपचारिक रूप से बेसिकली हस्ताक्षर किए गए। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बैठक में ये बेसिकली एग्रीमेंट साइन हुआ है। क्लियर? तो भारत और यूएई ने 5 महत्वपूर्ण समझौतों के साथ संबंधों को और मजबूत किया है।
नेक्स्ट इज नेशनल न्यूज। टू बूस्ट रिसर्च इन हायर इंस्टीट्यूट्स, जो हमारे हायर इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें रिसर्च को बूस्ट करने के लिए द पेयर प्रोग्राम लॉन्चेस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू पेयर प्रोग्राम, पेयर मींस पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेशन इनोवेशन एंड रिसर्च। सो केंद्र सरकार ने त्वरित नवाचार और अनुसंधान के लिए साझेदारी कार्यक्रम शुरू किया है, विच इज नोन एज पेयर। कार्यक्रम का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाना है। यह शीर्ष स्तरीय अनुसंधान संस्थान को उन संस्थानों से जोड़ता है जहां अनुसंधान क्षमता सीमित है। लक्ष्य एक सहयोगात्मक मार्गदर्शक वातावरण बनाना है। तो मेजर पर्पस इज टू बेसिकली डेवलप अ मेंटोरशिप एनवायरनमेंट, basically collaboration program. Done. Next is a state news. Basically, it is also a different type of news. So, India successfully test fire Agni 4 ballistic missile in Odisha, Chandipur. तो भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। सो भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज में अग्नि 4 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है। उसके साथ साथ द लॉन्च वाज कंडक्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। तो ये जो बेसिकली लॉन्च किया गया है, ये स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की निगरानी में प्रक्षेपण किया गया है। एंड वैलिडेट ऑल ऑपरेशंस एंड टेक्निकल पैरामीटर्स, और उसके साथ साथ जो तकनीकी मापदंड है उनको भी सत्यापित किया गया है। अग्नि 4 एक लंबी दूरी की मिसाइल है। इट अ लॉन्ग बैलिस्टिक मिसाइल सरफेस टू सरफेस, बेसिकली जो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, जिसकी टोटल रेंज कितनी है 4000 किलोमीटर। और ये अपने साथ परमाणु हथियार ले जाने में भी, यानी जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उन्हें कैरी करने में भी ये सक्षम है, कैपेबल है। क्लियर। ये एक स्वदेशी निर्मित रिंग लेजर गायरोस्कोप के साथ एक माइक्रो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम से सुसज्जित है, जो 100 मीटर की सटीकता प्राप्त करता है। तो सिंपली अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल अभी कहां पर बेसिकली लॉन्च की गई है, सक्सेसफुली टेस्ट की गई है उड़ीसा के चांदीपुर में। क्या क्या फैसिलिटीज हैं इसकी? एक तो ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज कितनी होगी 4000 किलोमीटर, और अपने साथ क्या कैरी कर सकती है, और ये परमाणु हथियार कैरी कर सकती है। डन। नेक्स्ट इज ऑल्सो अ स्टेट न्यूज। उड़ीसा से ये न्यूज आ रही है। उड़ीसा के सीएम हैं मोहन चरण मांझी, जिन्होंने अभी किसान योजना लॉन्च की है। देखो, उड़ीसा का एक फेस्टिवल है, बहुत फेमस फेस्टिवल है, नोखाई त्योहार या नोखाई फेस्टिवल। इस फेस्टिवल के दौरान कृषि जो छोटे किसान हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, या भूमिहीन किसानों को आगे बढ़ाने के लिए सीएम किसान योजना स्टार्ट की गई है, जिसके अंदर किसानों को 2 किस्तों में वार्षिक 4000 रुपए मिलेंगे, जबकि जो भूमिहीन किसान हैं उनको 3 किस्तों में वार्षिक 12500 रुपए मिलेंगे। तो बेनिफिट क्या मिलने वाला है सीएम किसान योजना का? जो सीमांत किसान है उनको 4000 रुपए 2 किस्तों में, और जो भूमिहीन किसान है, एग्रीकल्चर लैंडलेस एग्रीकल्चर बेसिकली फार्मर्स हैं, उनको 12500 एनुअली 3 इंस्टॉलमेंट्स में अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। तो 8 सितंबर को उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने नोखाई त्योहार के दौरान संबलपुर के गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय में सीएम किसान योजना का शुभारंभ किया। योजना कृषक सहायता, जीवन यापन और आय वृद्धि योजना को प्रतिस्थापित करती है, और छोटे सीमांत और भूमिहीन किसानों का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करती है। सीएम किसान योजना के लिए जो उड़ीसा सरकार ने बजट रखा है वो 1935 करोड़ रुपए का रखा है, जिसमें छोटे और सीमांत किसानों को 2 किस्तों में 4000 रुपए मिलेंगे, जबकि भूमिहीन कृषि परिवारों को 3 किस्तों में 12500 रुपए दिए जाएंगे। क्लियर? ओके। सो वी हैव डिस्कस ऑल इंपॉर्टेंट स्टेट न्यूज ऑफ टुडे। 11 सितंबर की हमने इंपॉर्टेंट स्टेट न्यूज को कवर किया है। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव्ड ने टाटा मोटर फाइनेंस के टाटा कैपिटल में विलय को मर्जर दे दिया। तो टाटा मोटर फाइनेंस बेसिकली मर्ज होगा अब किसके अंदर? टाटा कैपिटल के अंदर। तो मर्जर से रिलेटेड है बैंकिंग एंड फाइनेंस से। 2 ऑर्गेनाइजेशन है, टाटा मोटर फाइनेंस और टाटा कैपिटल, अब दोनों का क्या हो जाएगा? विलय हो जाएगा। यह टाटा समूह की वित्तीय सेवाओं में एक महत्वपूर्ण एकीकरण को दर्शाता है। विलय को एक योजना के माध्यम से पूरा किया जाएगा। योजना को राष्ट्रीय कंपनी विधि विच इज नोन एज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के तहत समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो स्कीम विल बी सबमिटेड टू द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। क्लियर? नेक्स्ट इज डिफेंस न्यूज। सो बेसिकली कोची शिपयार्ड लिमिटेड
launch INS Malpe and INS Mulki, the anti-submarine warfare shallow watercraft for Indian Navy. सो कोची शिपयार्ड लिमिटेड ने क्या किया है, भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बी रोधी 2 INS उथले जल युद्धपोत INS मालपे और INS मुल्की को लॉन्च किया है। तो नाम याद रखना है आपको, INS मालपे और INS मुल्की किसने लॉन्च किया है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। और क्या है ये? पनडुब्बी रोधी उथले जल युद्धपोत है। तो 10 सितंबर को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के लिए 2 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट नोन एज INS मालपे और INS मुल्की को लॉन्च किया है। ये CCL द्वारा भारतीय CSL द्वारा मतलब कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे 8 ASW परियोजना के चौथे और पांचवें जहाज हैं। तो इससे पहले 3 ऑलरेडी शिफ्ट बेसिकली ट्रांसफर किए जा चुके हैं और 4th और 5th कौन सा है? INS मालपे और INS मुल्की। जहाज 78.0 मीटर लंबे, 11.36 मीटर चौड़े और लगभग 2.7 मीटर गहरे हैं, जिनका विस्थापन लगभग 900 टन है। तो डिस्प्लेसमेंट 900 टन होगा और लेंथ एंड ब्रेथ यहाँ पर मेंशन है। जहाजों को तटीय जल में पनडुब्बी रोधी संचालन, निम्न तीव्रता समुद्री संचालन, खदान बिछाने के संचालन करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्लियर? So these are the major purpose of these anti-submarine in coastal water laws, low intensity maritime operation and mine landing operation. Next is defense news. तो भारतीय नेवी की क्षमताओं को बढ़ावा, माही श्रेणी की पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों का शुभारंभ। तो जो अभी हमने पढ़ा है मालपे और मुल्की, बेसिकली यही 2 पनडुब्बियों के बारे में ये बता रही है न्यूज। ये पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज हैं। लौह समारोह कोची केरल में आयोजित किया गया। Next news is related to the science and technology. तो यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर मतलब नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने 9 हवाई अड्डों के लिए डिजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया है। सो डिजी यात्रा सुविधा कहां पर लॉन्च की गई है? 9 हवाई अड्डों पे लॉन्च की गई है। किसके थ्रू लॉन्च की गई है? बाय केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन। तो 6 सितंबर को केंद्रीय मंत्री किजरापू राम मोहन नायडू ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 9 हवाई अड्डों के लिए डिजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया। यह सुविधा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के तहत कोयम्बटूर, डाबलोम, इंदौर, बागडोर, रांची, पटना, रायपुर और भुवनेश्वर सहित 8 अन्य हवाई अड्डों तक वस्तु विस्तारित की जाएगी। तो 8 ही है और उसके साथ साथ नोवा कौन सा हो गया? विशाखापत्तनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने क्षेत्रीय हवाई अड्डा संपन्न बढ़ाने के लिए 2016 में शुरू की गई क्षेत्रीय संपन्न योजना विच इज नोन एज रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के विस्तार की भी घोषणा की। नागरिक उड्डयन मंत्री का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री की बेसिकली की राम मोहन नायडू और राज्य मंत्री मुरलीधरन किसान मोहल कर रहे हैं। तो 2 मंत्री और 2 बेसिकली सिविल एविएशन मंत्री के राम मोहन नायडू एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट मुरलीधर किशन एम इसका बेसिकली नेतृत्व करेंगे, लीडरशिप करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर अप्रूव BPAL न्यू ट्रीटमेंट रेजिम फॉर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस TB। तो बेसिकली स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बहु औषधि प्रतिरोधक क्षय रोग के लिए BPALM उपचार पद्धति की शुरुआत की है। तो बेसिकली ये TB जो ट्यूबरकुलोसिस है उसकी रोकथाम के लिए नई पद्धति, नई उपचार टेक्निक स्टैब्लिश की गई है। इसके अंदर 4 दवाएं शामिल हैं। दवाओं में इंक्लूड है बीडाक्लीन, प्रोटेमेनिड, लाइनजोलिड और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, जो पारंपरिक MDR TB उपचारों की तुलना में एक सुरक्षित और तेज उपचार विकल्प प्रदान करती है। पारंपरिक MDR TB उपचार 20 महीने तक चल सकते हैं और गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जबकि BPALM उपचार 6 महीने में दवा प्रतिरोधी TB को ठीक कर सकता है।
उसके साथ साथ एनटीईपी का लक्ष्य 2025 तक भारत से टीबी को समाप्त करना है, जो सतत विकास लक्ष्यों से 5 साल पहले है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारा कब कंप्लीट होने का टारगेट क्या है? 2030 है। वहीं भारत ने टीबी मुक्त भारत का सपना कब का देखा हुआ है कि 2025 तक हम टीबी मुक्त भारत बना लेंगे। डन। नेक्स्ट इज चाइना जी स्पेस लॉन्च 10 लियो सैटेलाइट इक्विवेलेंट टू स्पेसएक्स स्टारलिन। तो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि स्पेसएक्स ने स्टारलिन बेसिकली मिशन के तहत काफी सारे जो उपग्रह हैं वो लॉन्च किए हैं। तो इसी के सिमिलर चाइना का जी स्पेस है, जिसके अंदर चाइना ने 10 लियो सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो 6 सितंबर 2024 को गीली टेक्नोलॉजी ग्रुप द्वारा समर्थित एक उपग्रह प्रौद्योगिकी कंपनी विच इज गी स्पेक ने शांकी चीन के ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से 10 निम्न पृथ्वी कक्ष लियो अर्थ ऑर्बिटल या लो अर्थ ऑर्बिटल उपग्रह लॉन्च किए हैं। यह पहली बार है जब एक चीनी वाणिज्यिक अंतरिक्ष कंपनी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लियो उपग्रह संचार की पेशकश की है। तीसरे बैच के लॉन्च के साथ नक्षत्र अब 30 उपग्रहों से मिलकर बना है, जो 24 घंटे संचार सेवाओं के साथ 90% ग्लोब को कवर करेगा। उसके साथ साथ जी स्पेस का लक्ष्य स्पेस एक्स के स्टारलिन के समान वैश्विक ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए कम से कम 6000 सैटेलाइट्स का नेटवर्क बनाना है। तो ये सेम है स्पेस एक्स के स्टारलिंक के बराबर। जो स्पेस एक्स ने स्टारलिंक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जिसके अंदर उसे भी ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स लॉन्च करने थे, सेम इसी के अंदर है। नेक्स्ट इज ऑल्सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। सो बेसिकली हिमाचल प्रदेश सरकार से ये न्यूज आ रही है। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। उन्होंने अभी हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड फॉर कैशलेस ट्रेवल अक्रॉस इंडिया, तो भारत में कैशलेस ट्रेवल करने के लिए HRTC कैशलेस कार्ड का क्या किया है? विमोचन किया है, लॉन्च किया है, जिससे पूरे भारत में नगर रहित यात्रा की जा सकती है। तो कार्ड पूरे देश में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में नगद रहित यात्रा की अनुमति देता है, जिससे HRTC ऐसा पहल शुरू करने वाला पहला राज्य परिवहन उपक्रम बन गया है। भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से विकसित यह कार्ड एक संपर्क रहित द्वि इंटरफेस एंड EVM चिप आधारित प्रीपेड कार्ड है। कार्ड के साथ 100 रुपए का एक बार का जारी शुल्क जाता है और इसे ऑनलाइन या निर्दिष्ट काउंटर पर आसानी से रिचार्ज भी किया जा सकता है। तो वी कैन कंपेयर दिस कार्ड टू द मेट्रो कार्ड। क्लियर? तो पूरे भारत में आप इससे कैशलेस ट्रेवल कर सकते हैं इस कार्ड का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट इज QCI अप्रूव NTH गाजियाबाद फॉर ड्रोन सर्टिफिकेशन। सो भारत का क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया है, उसने अभी नेशनल टेस्ट हाउसिंग को ड्रोन टाइप सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया है, ताकि गाजियाबाद में बेसिकली क्या हो सके, ड्रोन को बढ़ाने के लिए टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा सके। यह अनुमोदन ड्रोन नियम 2021 के तहत है। NTH कृषि ड्रोन का मूल्यांकन करेगा, जिससे विमान एरोस्पेस टेक्नोलॉजी का कृषि राज 1.0 शामिल है। उद्देश्य भारत के बढ़ते ड्रोन क्षेत्र का समर्थन करने के लिए कम लागत वाली प्रमाणन सेवाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स न्यूज। स्पोर्ट्स न्यूज आ रही है अभी किस चीज से रिलेटेड? US ओपन से रिलेटेड। आप सबको पता है कि हमारे 4 मेजर लीग ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, US ओपन एंड विंबलडन ओपन। तो अभी US ओपन हुआ था 19 अगस्त से 8 सितंबर तक न्यूयॉर्क में, और वहां से अभी लिस्ट जारी हुई है बेसिकली विनर्स की। तो एक बार देख लेते हैं। अगर हम बात करें मेन सिंगल में, तो जेनिक सिनर जो इटली से बिलोंग करते हैं, उन्होंने मेन सिंगल का टाइटल जीता है, और बेलारूस की आर्या साबालेंका ने व्यूमेन सिंगल का टाइटल जीता है। उन्होंने पेगुला को हराया, जेसिका पेगुला को हराया है फाइनल्स में, जो USA की हैं। क्लियर? तो ये आउटडोर हार्ड कोर्ट पर होता है, और कहां पर कंडक्ट किया गया? आर्थर एशे स्टेडियम इन न्यूयॉर्क। तो बाहरी कठोर कोर्ट पर ये ग्रैंड स्लैम खेला जाता है, और ये USA में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट इज सीरिया ट्रम्प इन 4th इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप। तो सीरिया ने चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप चैंपियनशिप में जीत हासिल की है। तो न्यूज है डायरेक्ट, सीरिया ने चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल
चैंपियनशिप जीती है। उन्होंने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में गत चैंपियन भारत को हराया 3-0 से, मतलब भारत इसमें रनर अप रहा है। ये जो टूर्नामेंट है ये 3 से 9 सितंबर तक हैदराबाद तेलंगाना के जीएमसी बालयोगी स्टेडियम में आयोजित हुआ। सीरिया ने पूरे प्रतियोगिता में प्रभुत्वता भी दिखाई है। तो सीरिया वॉन दिस बेसिकली इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल क्लब, जिसमें इंडिया रनर अप रहा। सीरिया ने इंडिया को 3-0 से मात दी है। और कहां पर सेलिब्रेट बेसिकली कंडक्ट हुआ था ये? हैदराबाद तेलंगाना। ओके, नेक्स्ट इज ऑल्सो स्पोर्ट्स न्यूज। तो दीप्ति थापा ने पहली स्कूल गर्ल चैंपियन के रूप में इतिहास रचा है। तो दीप्ति थापा एशियाई युवा मुक्केबाज चैंपियनशिप में पहली स्कूल छात्रा चैंपियनशिप बनी। यह जो कार्यक्रम है ये यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात में आयोजित हुआ था रविवार को। थापा की इस उपलब्धि ने उनकी असाधारण प्रतिभा का पता चलता है। यह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर महिला मुक्केबाजी में भारत की बढ़ती ताकत को भी रेखांकित करता है। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू इम्पोर्टेंट डेज। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2024। तो हर साल 8 सितंबर को यूनेस्को के थ्रू इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर? संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन प्रतिवर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाता है। 2024 की थीम है बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। यूनेस्को ने ILD इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2024 कार्यक्रम के दौरान ऑस्ट्रिया, मिस्र, घाना, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और पनामा के 6 उत्कृष्ट साक्षरता कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार दिया है। भारत में उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने नई दिल्ली में इंटरनेशनल लिटरेसी डे समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता की। क्लियर? तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर सेलिब्रेटेड बाय यूनेस्को। और इस बार की थीम क्या रही है? प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे। अभी हमने पढ़ा है वल्चर्स को प्रिजर्व करने के लिए उत्तर प्रदेश में एक वल्चर प्रिजर्वेशन सेंटर बनाया गया है, जो वर्ल्ड का इकलौता वल्चर प्रिजर्वेशन सेंटर है। वल्चर्स को प्रिजर्व करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि वल्चर्स हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं और धीरे धीरे इस प्रजाति, ये बेसिकली ये जो प्रजाति है, ये जो स्पीसीज है, ये खत्म होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं इन्हें संरक्षण की जरूरत है ताकि इकोलॉजी को, इकोसिस्टम को बैलेंस किया जा सके। तो वल्चर्स के बेनिफिट्स के बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए 7 सितंबर को हमने इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया। तो WWF इंडिया ने बर्ड काउंट इंडिया और ई बर्ड के साथ मिलकर वल्चर काउंट 2024 एक गिद्ध अनुमान कार्यक्रम पूरे भारत में शुरू किया। गणना 7 सितंबर से 6 अक्टूबर 2024 तक चलेगी, जो IVAD 2024 के साथ मेल खाती है। क्लियर? नेक्स्ट इज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे 2024। तो विश्व फिजियोथेरेपी डे हर साल 8 सितंबर को शारीरिक चिकित्सा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और 2024 की जो थीम रही है वो है लो बैक पेन एंड रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन इट्स मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन। तो निचले पीठ दर्द और इसके प्रबंधन और रोकथाम में फिजियोथेरेपी की भूमिका इस बार की थीम रही है। फिजियोथेरेपी के कार्य को सम्मानित करने और स्वास्थ्य देखभाल में फिजियोथेरेपी के महत्व को बढ़ाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड फिजियोथेरेपी 128 देशों के संगठन से लगभग 600,000 से अधिक फिजियोथेरेपिस्ट का प्रतिनिधित्व करती है। तो 6 लाख लगभग फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड फिजियोथेरेपिस्ट आर अक्रॉस 128 कंट्रीज। क्लियर? तो वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे 8 सितंबर। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन। तो अल्जीरियन प्रेसिडेंट अब्देल मजीद तिब्नो दूसरी बार बेसिकली प्रेसिडेंट चुने गए। तो अब्देल मजीद टी को दूसरी बार 2024-29 के लिए अल्जीरिया के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया। उन्होंने 94.7 वोट एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में प्राप्त की, जिसमें 48% मतदाता मतदान हुआ। तेबनू 2019 से अल्जीरिया के राष्ट्रपति के रूप में सेवा कर रहे हैं और इससे पहले 2017 में वो प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो 2017 में वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और अभी वो 2019 से अल्जीरिया के प्रेसिडेंट हैं और इस बार वो अल्जीरिया के दूसरे प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। क्लियर?
इन्होंने आवास और शहरी योजना मंत्रालय के रूप में भी कार्य किया और 1991 से 2018 तक वो नेशनल लिबरेशन फ्रंट के भी से भी जुड़े रहे हैं, राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा से भी वो जुड़े रहे हैं। तो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट से काफी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट और प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में, तो आपको याद रखना है अब्देल मजदीद अभी क्या अपॉइंट हुए हैं, अल्जीरिया के दूसरे प्रेसिडेंट या दोबारा प्रेसिडेंट रीअपॉइंट किए गए हैं एज अ सेकेंड टर्म। क्लियर। नेक्स्ट इज ऑल्सो अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन न्यूज। तो इफ्को टोक्यो बेसिकली ये एक तरह का क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। सो अभी सुब्राता मंडल अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस। तो इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अभी एमडी सीईओ किसे अपॉइंट किया गया, सुब्राता मंडल को अपॉइंट किया गया है। वो एचओ सूरी की जगह लेंगे जो अक्टूबर 2021 से एमडीओ सीईओ के रूप में है। मॉडल की अगर हम हिस्ट्री बैकग्राउंड की बात करें तो मॉडल 2001 से आईटीजीआई से जुड़े हैं, इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस से जुड़े हैं और पहले नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में महत्वपूर्ण पदों पर भी ये रह चुके हैं। उन्होंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में दुर्गापुर स्टील प्लांट में शिफ्ट इंजीनियर के रूप में भी कार्य किया है, तो वो सेल में भी काम कर चुके हैं दुर्गापुर प्लांट में, और उससे पहले वो 2001 से इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े हुए हैं। और अभी उन्हें क्या अपॉइंट किया गया है, एमडी एंड सीईओ। ही विल रिप्लेस एचओ सूरी। Next news is also related to appointment and resignation news. तो appointment committee of cabinet which is ACC approved appointment of IAS officer तुहीन कांता पांडे एज अ फाइनेंस सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो फाइनेंस सेक्रेटरी किसको अपॉइंट किया गया है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के रूप में तुहीन कांत पांडा को एज अ फाइनेंस सेक्रेटरी अपॉइंट किया। उन्होंने टीवी सोमनाथन की जगह ली, जिन्हें 30 अगस्त 2024 को नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। तो वो न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं टीवी सोमनाथन, और उनकी जगह भी किसने ली है, तुहीन कांता पांडे ने। पांडे वर्तमान में सार्वजनिक उद्यम विभाग विच इज नोन एज डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस और निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने पहले ओडिशा राज्य सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया, जिसमें वित्त विभाग के प्रधान सचिव का भी पद संभाला है। क्लियर। नेक्स्ट इज वाइस एडमिरल विनीत मैककार्टी assume charge as a controller of personnel service in इंडियन नेवी। तो वाइस एडमिरल विनीत मैककार्टी ने भारतीय नौसेना में कार्मिक सेवाओं के नियंत्रण का कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने पहले भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडर के रूप में सेवा की और 1 जुलाई 1989 को भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया। मैककार्टी ने विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया, जिसमें नौसेना अकादमी में प्रशिक्षण कमांडर और पूर्व नौसेना कमांडर कमान में कमांडर योजनाएं अधिकारी शामिल हैं। वह सिंगापुर और फिलीपींस में भारत के रक्षा सलाहकार भी थे और नौसेना मुख्यालय में सहायक नौसैनिक प्रमुख के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है। क्लियर। तो अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन, वाइस एडमिरल विनीत मैककार्टी assume charge as the controller of personal service in इंडियन नेवी। तो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है ये भी। नेक्स्ट इज न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सोन इन फॉर नेपाल मिलिट्री लीडरशिप। तो अशोक राज सिंगले ने आधिकारिक रूप से नेपाली सेना में 45वें सेना प्रमुख के रूप में शपथ ली है। समारोह राष्ट्रपति कार्यकाल शीतल निवास में आयोजित किया गया। यह घटना नेपाल की सैन्य नेतृत्व में एक नया अध्याय है। यह नेपाल की अपनी सशक्त सेनाओं के प्रति प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है। तो नेपाल की सेना के नए प्रमुख के रूप में किसने शपथ ली है, अशोक राज सिंगले ने। क्लियर। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू रैंक एंड रिपोर्ट्स। तो रैंक और रिपोर्ट से रिलेटेड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द न्यूज। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बिकेम द फर्स्ट मेजर बैंक ऑफ इंडिया टू ज्वाइन पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंस। तो कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंस को ज्वाइन करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो 9 सितंबर 2024 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंस के लिए साझेदारी में शामिल होने वाला
पहला प्रमुख भारतीय बैंक बना है। यह पहल भारतीय रिजर्व बैंक के जलवायु संबंधित वित्तीय जोखिमों पर नए मसौदा प्रकटीकरण ढांचे के अनुरूप है, जिसके तहत बैंकों को अप्रैल 2025 तक रिपोर्ट करने और अप्रैल 2027 तक विशिष्ट जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने की आवश्यकता है। तो फर्स्ट मेजर बैंक टू ज्वाइन पीसीएएफ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक का लक्ष्य फाइनेंशियल ईयर 2027-28 तक पीसीएएफ की पत्ती का उपयोग करके अपने पोर्टफोलियो के लिए जीएचजी उत्सर्जन का खुलासा करना है। पीसीएएफ वित्तीय संस्थानों को वैश्विक स्तर पर जीएचजी रिपोर्टिंग को सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है और भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान और पेरिस समझौते का भी समर्थन करता है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट इज ऑल्सो अ रैंक एंड रिपोर्ट न्यूज। IIFT, Indian Institute of Foreign Trade, rank number 1 globally for networking in LinkedIn MBA 2024 and secured 51st overall. तो IIFT LinkedIn MBA 2024 में नेटवर्किंग के लिए वैश्विक स्तर पर नंबर 1 और कुल मिलाकर 51वें स्थान पर रहा। तो भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान को लिंक्डइन के ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2024 के नेटवर्क के लिए विश्व स्तर पर नंबर 1 स्थान दिया गया है। आईएफटी ने दुनिया भर के विश्व 100 एमबीए कार्यक्रमों में 51वां स्थान प्राप्त किया है। संस्थान भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और आईआईएफटी की मजबूत वैश्विक नेटवर्किंग क्षमताओं को यह रैंकिंग स्पेशली उजागर करती है। तो this ranking highlight IIFT's strong global network capabilities. Next is summit and conference news. तो इंडिया टू होस्ट सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन। सो 11-12 सितंबर को जो सेकेंड एशियन पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होने वाली है सिविल एविएशन की, वो भारत होस्ट करेगा। और कहां पर होस्ट करेगा? न्यू दिल्ली में। तो भारत का विमान क्षेत्र महत्वपूर्ण वृद्धि देख चुका है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े और सबसे गतिशील बाजारों में से एक बन गया है। सो द्वितीय एशियाई प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन नागरिक उड्डयन जो 11-12 सितंबर को कहां पर आयोजित की जाएगी? नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। मतलब भारत इस बार इसे होस्ट करेगा। सम्मेलन का सह आयोजक ICAO और नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा किया गया है। फोकस क्षेत्र में विकास, बुनियादी ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क के लिए नए अवसरों का अन्वेषण शामिल है। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू ऑब्चरी न्यूज। तो अंग्रेजी प्रोफेसर के चेलप्पन का भी निधन हो गया है, जो साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी जीत चुके हैं। साहित्य अकेडमी पुरस्कार विजेता और प्रसिद्ध अंग्रेजी शिक्षक और अनुवाद के चेलप्पन का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 2020 में उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर के उपन्यास गोरा के बंगाली से तमिल में अनुवाद के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता था। तो इन्होंने गोरा उपन्यास था जो रविन्द्रनाथ टैगोर का था, उसके लिए बंगाल से तमिल में अनुवाद के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार जीता था। चेलप्पन भरतीदास विश्वविद्यालय त्रिची तमिलनाडु में अंग्रेजी विभाग के पूर्व प्रोफेसर और प्रमुख थे। उन्होंने कई तमिल पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद किया था और कई साहित्य पुरस्कार जीते हैं, जिसमें कवि भरतेंदु पुरस्कार और तमिल चेम्मल पुरस्कार भी शामिल है। क्लियर? सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो 11 सितंबर के हमने कवर किए। नाउ क्विक रिवाइज द सेशन थ्रू समरी। तो सबसे पहले हमने कुछ इंटरनेशनल समाचार देखे, अंतर्राष्ट्रीय समाचार देखे, जिसमें हमने देखा कि नेपाल इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां मेंबर बन गया है। उसके साथ साथ हमने देखा कि वर्ल्ड लार्जेस्ट लो कार्बन हाइड्रोजन फैसिलिटी डेवलप करने के लिए 2 ऑर्गेनाइजेशन ADNOC और एक्सॉन मोबाइल ने टाई अप किया है। उसके साथ साथ भारत और यूएई ने नई दिल्ली में 5 महत्वपूर्ण समझौतों के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। नेशनल न्यूज में हम लोगों ने देखा टू बूस्ट रिसर्च इन हायर एजुकेशन पेयर कार्यक्रम लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय न्यूज में हमने देखा अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ उड़ीसा चांदीपुर में, और उड़ीसा सीएम ने सीएम किसान योजना बेसिकली लॉन्च किया, जिसके थ्रू वो किसानों को या छोटे किसानों को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करेंगे। बैंकिंग और फाइनेंस में हमने देखा मर्जर टाटा मोटर फाइनेंस का इनटू टाटा कैपिटल। डिफेंस न्यूज में हमने काफी सारी न्यूज देखी है, जिसमें मेलपे एंड मुल्की 2 सबमरीन को अभी लॉन्च कर दिया गया है। उसके साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हमने देखा कि के मोहन नायडू ने डिजी यात्रा फैसिलिटी के तहत 9 नए एयरपोर्ट पर डिजी यात्रा फैसिलिटी लॉन्च की है।
उसके साथ अब बीपल प्रोग्राम लॉन्च किया गया है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के लिए। चाइना ने 10 लियो सैटेलाइट लॉन्च किए हैं विच इज सेम टू स्पेसएक्स स्टारलिंक। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने कैशलेस ट्रेवल के लिए एचआरसीटी का राष्ट्रीय सामान्य गतिशील कार्ड लॉन्च किया है। उसके साथ साथ क्यूसीआई ने अप्रूवल कर दिया एनटीएच गाजियाबाद फॉर ड्रोन सर्टिफिकेशन। देन उसके बाद हमने कुछ स्पोर्ट्स न्यूज देखी जिसमें हम लोगों ने यूएस ओपन से रिलेटेड देखा। सीरिया ने 4th इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप जीत लिया जो तेलंगाना में हुआ। और दीपाली थापा ने पहला स्कूल घर चैंपियनशिप जीत लिया है। इंपॉर्टेंट डेज में हमने इंटरनेशनल लिटरेसी डे, इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे और वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे देखा। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन से अगर हम बात करें तो हमने अल्जीरिया के न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं 2nd टर्म के लिए, वो देखा। उसके साथ साथ इफ्यू टोक्यो के न्यू एमडी सीईओ सुब्राता मंडल अपॉइंट किए गए हैं। तुहीन कांता पांडे न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं। और उसके साथ साथ विनीत मैककार्टी अज्यूम चार्ज एज द कंट्रोल ऑफ पर्सनल सर्विस इन आयन। और नेपाल के मिलिट्री लीडरशिप में न्यू हम लोगों ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की शपथ देखी। रैंक एंड रिपोर्ट में यूनियन बैंक फर्स्ट मेजर बैंक बना है थ्रू जॉन पीसीएफ और आईएफटी रैंक नंबर 1 ग्लोबली एंड सिक्योर 51st ओवरऑल। सबमिट एंड कॉन्फ्रेंस में हमने देखा इंडिया 2nd एशियन पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड होस्ट करेगा ऑन सिविल एविएशन। और लेटेस्ट हमने ऑब्चरी में देखा है साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अंग्रेजी प्रोफेसर के चेलप्पन का निधन हो गया। क्लियर? तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने कवर किए। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।